यदि आप भारत देश के नागरिक हैं, आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना या समझना नहीं आता और आप इस देश के गरीब तबके से संबंध रखते हैं, मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं या फिर अपर मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं, आपकी इनकम 15 लाख से या आप कहें तो 10,000 रुपये महीने से लेकर 1 लाख रुपए महीने तक हो, लेकिन इस देश का बजट आपको समझ में नहीं आता कि आखिर में इस देश के राजनीतिक बजट के माध्यम से क्या आपको बताना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द न्यूज। इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस देश की संसद में 2024-25 का बजट पास किया और एक एक करके उन्होंने बजट की बारीकियों को इंग्लिश में बताने की कोशिश की। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि इस देश की 80% जनता हिंदी समझती है और जब इस देश की जनता के सामने आप बजट पेश कर रहे हो तो कम से कम आप उस बजट की जो भाषा है या फिर अनुवाद के तौर पे ही कम से कम वो भाषा तो होनी चाहिए जिससे कि इस देश की जनता समझ पाए। लेकिन हिंदी का राग अलापने वाली इस देश की सरकारें को इतना भी नहीं पता कि वह कम से कम संसद में एक ट्रांसलेटर रख ले या फिर खुद हिंदी में, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदी में बात ना कर पाएं। चाहे यूपीए के समय में जो चिदम्बरम जी बजट पेश करते थे और इस समय जो है कि निर्मला सीतारमण जी पेश करती हैं और जिस तरीके से वो फटाफट इंग्लिश बोलती हैं, क्या आप उस इंग्लिश को समझ पाते हैं? तो सबसे पहले तो सवाल यही खड़ा होता है, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे या फिर कभी करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको इस देश का बजट समझना हो तो सबसे पहले यह समझना होगा कि बजट होता क्या है। इस देश की जनता टैक्स के माध्यम से जितना पैसा इस देश की सरकार को देती है, बजट के माध्यम से सरकार उसका पूरा लेखा जोखा रखती है कि वो उसने पूरे साल फाइनेंशियल ईयर के दौरान क्या पैसे खर्च किए हैं और आने वाले समय में क्या खर्च करने जा रही है, कितने पैसे आए हैं और वो किन किन सब्जेक्ट पर उन पैसों को खर्च करने जा रही है। तो सारा बजट यानी आपकी चुनी हुई सरकार आपके दिए हुए पैसे का हिसाब आपके सामने रखती है। तो कहीं ना कहीं यदि आप इस देश के जितने भी गरीब नागरिक हों, अगर आप माचिस भी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स के तौर पे इस देश की सरकार को आप टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं और आपका यह जानना जरूरी है कि क्या उन पैसों को सरकार आपके लिए खर्च कर रही है। और इससे पहले कि हम इस बजट की बारीकियों को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आपकी जरूरतें क्या हैं। तो इस देश की जो जरूरतें हैं या जिन सेगमेंट के बारे में मैंने अभी बात की, तो अगर आप अपनी जरूरतों को समझने की कोशिश करें तो आपकी जरूरतें क्या हो सकती हैं, जरा एक एक करके उसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप बजट में ये जानना चाहेंगे कि पिछले वित्त वर्ष में कितना टैक्स इस जनता ने दिया और उस टैक्स का उपयोग या खर्च इस देश की सरकार ने कौन कौन से सेगमेंट में किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। उसके बाद आप यह जानना चाहेंगे कि आने वाले आगामी वित्त वर्ष में कितना टैक्स इकट्ठा होने वाला है और इस देश की सरकार कौन कौन से सेगमेंट में वो पैसा खर्च करने वाली है। और उससे पहले भी आपको यह जानने की जरूरत होगी कि आपकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सरकार को यह ब्यौरा रखना चाहिए कि इस देश में एक
बेसिक जीवन जीने के लिए एक आदमी या औरत की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, ये आंकड़ा सरकार को रखनी चाहिए। और यही नहीं, सरकार को यह भी बतानी चाहिए कि इस समय जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, अपर मिडिल क्लास है, उसकी जो मौजूदा इनकम वो कितनी है, पर व्यक्ति आय इस समय कितनी है। और इस भुलावे में मत रहिएगा कि पर व्यक्ति आय, टोटल आय को जनसंख्या से मल्टी जो है कि डिवाइड कर दें तो पर व्यक्ति आय निकल आएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो इस देश की जो टोटल जो एसेट्स हैं, जो इनकम है, 10% लोगों के पास ही इस देश की कम से कम 60 से 70% इनकम आती है। बाकी 30 या 40% इनकम में इस देश की 70 से 80% जनता जीती है। तो सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर में लगभग जो सेगमेंट है, जो 70% जनता है, उसकी आय कितनी है, इसका कुछ आंकड़ा सरकार को रखनी चाहिए। इसके बाद सरकार को यह रखना चाहिए कि पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने रोजगार पैदा करने पे कितने पैसे खर्च किए हैं और उसका रिजल्ट क्या निकला है। और इसी के साथ उसको ये भी बताना चाहिए कि जो 60 से 70% की जो जनता है, जिसमें कई जो लोग गैर सरकारी संस्था में काम करते हैं या फिर छोटे बिजनेसेस में काम करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जो नौकरी करते हैं, या फिर छोटे छोटे जो बिजनेसेस चलाते हैं, चाहे वो कोई दुकान चला रहे हों, उनके इनकम में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं का रिजल्ट क्या निकला है। सरकार को यह भी पता करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, क्या लोगों की इनकम भी उसी अनुपात में बढ़ी है, और लोगों के जो रोजगार हैं, कौन से सेक्टर में रोजगार में ग्रोथ हुआ है, कौन से सेक्टर आने वाले समय में ग्रोथ करने वाले हैं और उसमें कितने परसेंट की ग्रोथ होनी चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इस देश के जो आधार, इस देश के किसान हैं, किसानों की लागत मूल्य पर कितना मूल्य बढ़ाकर इस देश की सरकार ने किसानों को दिया है, या उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ाने के को लेकर किसानों को क्या दिया गया और क्या किया गया, कितने पैसे उस पर खर्च हुए और कितना रिजल्ट उसका आया है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों के लिए सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं और किसानों की जो लागत अलग अलग फसलों पर जो आती है उसको कितना बढ़ाकर इस देश की सरकार ने उनका जो है कि उनकी फसल या उनके अनाज को खरीदा है और कितने किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई है। ये बात तो कम से कम सरकार को रखनी ही चाहिए, या इसके साथ साथ उसको ये भी बताना चाहिए कि किसानों से जुड़ी योजनाओं पर किस तरीके की योजनाएं निकाली गई, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ और उसका क्या रिजल्ट निकला है। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पिछले 2014 को तो छोड़ दीजिए, 2019 को ही ले लीजिए, जितने स्मार्ट सिटी की बात या स्मार्ट गांव की बात सरकार ने की थी, ऐसी योजनाओं पे कितने पैसे लोगों के खर्च हुए हैं और उसका रिजल्ट कितना निकला है। कितने शहर इस देश के स्मार्ट हो गए हैं या कितने गांव इस देश के स्मार्ट हो गए हैं। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि किसी भी देश के विकसित होने की दिशा में उस देश की जो लिटरेसी है या जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पे कितना पैसा खर्च किया गया और उस पैसे खर्च का कितना रिजल्ट आया है। अगर आप वर्तमान समय में इस देश के गांव अंचल की अगर व्यवस्था को देखें तो जितने इंस्टीट्यूट खुले हैं या जो सरकार जितनी जो कक्षाएं चला रही हैं, जो कॉलेज चला रही हैं, या फिर
जो स्कूल चला रही हैं, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे को क्लास 2 या 3 का मैथ जो है कि सॉल्व करना नहीं आता, 4-5 की जो इंग्लिश की बुक है वो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे को पढ़ना नहीं आता। तो जिस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था इस देश के कम से कम 60% 60 से 70% गांव अंचल में है, या सिर्फ उनको डिग्रियां या उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ऐसी डिग्रियों और सर्टिफिकेट और नॉलेज के साथ इस देश के युवा कौन से सेगमेंट में जाकर भविष्य बनाने वाले हैं, और ऐसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में कितना पैसा खर्च किया और उसका कितना रिजल्ट आया है। अगर आप इस देश के लोअर क्लास से संबंध रखते हैं, मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं, आपकी सैलरी 20, 25 या 30 हजार रुपए है, तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आपका 30% यानी अगर आपका 30% जो पैसा है वो या तो डॉक्टर लेके जाते हैं या फिर फीस के तौर पे प्राइवेट स्कूल लेके जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जिनकी सैलरी 20 से 30 हजार रुपए है, उस शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने में उन्होंने क्या किया, या फिर ऐसे लोग मेडिकल की फैसिलिटी किस तरीके से ले पाएं। क्योंकि आप देखें तो 2-3 सालों से जिस तरीके से आयुष्मान योजना का विस्तार या आयुष्मान योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि अब जो इस तरीके के तबके हैं उनमें 5 से 5 लाख रुपए तक के इलाज का कोई खर्च नहीं लगेगा, चाहे वो प्राइवेट में जाएं या फिर सरकारी में। लेकिन अगर आपकी इनकम 20, 10 या 30 या 40 हजार रुपए है, तो क्या आप 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा पा रहे हैं, या फिर वास्तविक स्थिति कुछ और है। आपको सरकार को इस बात की भी सूचना आप लोगों को देनी चाहिए कि यदि इतने पैसे विदेशी मुद्रा को लेके आने या विदेशी इन्वेस्टमेंट को लेके आने में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री बार बार विदेशों की यात्रा कर रहे थे, या जितना खर्च या लागत उस पे लगा है, और विदेशी जो है कि इन्वेस्टमेंट कितना हमारे देश में आई है, और सरकार को ये भी बताना चाहिए कि जिस काले धन की बात वो बार बार करती आई है, नोटबंदी के माध्यम से या फिर उसके ईडी और उसके जांच एजेंसियों के माध्यम से कितना काला धन वो देश के अंदर से निकाल पाई है, या कितना काला धन वो विदेशों के बैंकों से निकाल पाई है, इसका ब्यौरा भी सरकार को देना चाहिए। और सरकार को ये भी बताना चाहिए स्पष्ट तौर पे कि इस देश के कुछ पूंजीपति घरानों का कितना कर्ज माफ किया गया है और कितना उनसे टैक्स आया है, और उसी अनुपात में इस देश के जो किसान हैं, जो छोटा तबका है, उससे कितना टैक्स आया है और उसके कितने कर्ज को जो है कि माफ किया गया है, उसकी सही सही जानकारी भी सरकार को जो है कि देनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि अगर इस देश के करोड़ों लोगों को 5 किलो अनाज की ज़रूरत पड़ रही है अपने खाने को खाने के लिए या जिंदा रहने के लिए, तो आखिर में ऐसे लोग इस देश में कितने रहते हैं, क्यों रहते हैं, और उनकी स्थिति में अभी तक सुधार क्यों नहीं आया, और उनके सुधार के लिए सरकार क्या सिर्फ 5 किलो अनाज का भीख ही उनको देकर जिंदा रखना चाहती है, या उनके स्तर को उठाकर उनको खुद इस लायक बनाना चाहती है कि वह खुद इस बात को कमा पाएं। तो कहीं ना कहीं ये सारी ज़रूरतें आपकी जो है कि हैं, और एक बजट में ये सारे सवाल को सॉल्व होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो निर्मला सीतारमन जी ने जो भाषण या जो बजट इस देश की संसद में जो है कि पढ़ा है या जो बताया है, आपको समझ में नहीं आया होगा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे को भी समझ में नहीं आया होगा। और अगर मैं
इसको शॉर्ट में बात करूं तो उन्होंने ये बताया है कि हम 3 कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें माल के जाने के लिए अलग बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा और पेट्रोलियम वगैरह के लिए अलग कॉरिडोर बनाया जाएगा, और इस देश की रेलवे के कुछ बोगियों को जो है कि अपडेट किया जाएगा वंदे भारत की जो है कि तर्ज पे। सवाल ये है कि अभी भी अगर आप जनरल बोगी में सफ़र कर रहे हों और आप उसके टॉयलेट में चले जाएं, उसके जो है कि धक्का मुक्की का जो आलम होता है उस पूरी व्यवस्था में, अगर उसमें चले जाएं तो कहीं ना कहीं आपकी जो यात्रा है वो नर्क यात्रा बन के रह जाती है। उस पे शायद अभी इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई। और कहीं ना कहीं अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ें तो जितने सवाल मैंने आपको पहले बताए हैं, क्या आपके उन सवालों का जवाब आपको बजट में मिला है? मुझे तो नहीं मिला। क्या आपको मिला है? अगर नहीं मिला तो आप समझिए कि इस देश का बजट क्या है। अगर आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से सरकार आपकी मूलभूत जरूरतों का कोई लेखा ब्यौरा ही नहीं दे रही है, तो यह आपका बजट तो नहीं रहा, ये तो सरकार का अपना बजट रहा। और सरकार का अपना बजट कैसे रहा? क्योंकि अगर आप इस बजट को देखें तो सरकार का दृष्टिकोण ये रहा कि भाई हम 2024 में तो जीत रहे हैं, अगले 5 सालों तक हमारी सरकार पक्की है, तो फिर इन फालतू की बातों पर, फालतू की बात कौन सी? आपकी जरूरतों की बातें, उस पे हम बात क्यों करें, या फिर हमें ये सारा ब्यौरा देने की जरूरत भी क्या है? पूछेगा भी कौन? क्योंकि मीडिया तो बिकी हुई है, सरकार के हाथ में है। और इसके साथ साथ आप अब सारी जो व्यवस्था है, राम मंदिर तो बन ही गया है, राम लला भी आ गए हैं, तो अब इन सारों सवालों का जवाब देने की जरूरत क्या है? अब 2000 जब 29 आएगा तो देखा जाएगा कि उस समय क्या जरूरत है वोट की, उसी समय हम आपको बताएंगे आपके जरूरत के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो सरकारों का बजट है वो वोट का बजट है, सरकार का अपना बजट है। जनता इस बजट से गायब है और आपका रुझान, आपके सवाल, आपके पैसे का लेखा जोखा ना आपको सही तरीके से मिल सकता है, ना आपको मिलता है, ना इस सरकार को देने की कोई इच्छा है, ना ही आपकी पूछने की कोई इच्छा है, ना ही कोई दबाव है। तो अगर आपके सवाल, आपकी जरूरत, आपका पैसा ही आपके बजट से गायब रहेगा तो समझिए कि इस देश की राजनीति सिर्फ आपको भविष्य का सपना दिखा रही है, सिर्फ आपको ये बता रही है कि इस समय इकोनॉमी 3.07 ट्रिलियन है, आने वाले समय में 5 ट्रिलियन हो जाएगा, 10-15 साल में 7 ट्रिलियन हो जाएगा, 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये कैसे हो जाएगा? इसमें जो पिछले वित्त वर्ष में इस पूरे प्रोसेस में जो विकास हुआ है वो क्या हुआ है, और मेरी जो वर्तमान समय में जो ज़रूरतें हैं, जो जीवन में आने वाले आगामी 1 सालों में मैं जो देने जा रहा हूँ, या फिर जो टैक्स इस सरकार को देने जा रहा हूँ, उसका क्या? तो ये सारे सवाल, तो ये बजट आपका नहीं है, ये बजट वोट का है, ये बजट उस सरकारी जो है कि राजनीतिक पार्टी का है, और कहीं ना कहीं आपके ये सारे सवाल भी इस बजट से गायब हैं। तो आने वाला 2024 का इलेक्शन जब आपके नेता आपके सामने होंगे तो आप पूछिएगा कि जो पैसा टैक्स के तौर पे आपने दिया है उसका ब्यौरा तो आपको ठीक से मिला नहीं, तो क्या पता वो नेता ही दे दे। तो बाकी बजट को आप समझते रहिए, और इस पूरे ये जो पूरा सवाल है, या जो पूरा वीडियो है, या जो पूरे सवाल रखे गए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए,
और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।